गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कल हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम एक छोटा सा रिवीजन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लेंगे और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का आज वर्णन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, योग्य शासक था और पूरा खिलजी वंश अलाउद्दीन के इर्द गिर्द घूमता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1316 में जलोधर रोग से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने पहली बार दक्षिण भारत, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी विजिट किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक छोटा सा रिवीजन हम लोग लेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में दक्षिण भारत में देवगिरी विजय की थी। देवगिरी विजय की ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया दक्षिण भारत का प्रथम अभियान था। या हम कह सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार दक्षिण भारत का अभियान सल्तनत काल के किस सुल्तान ने किया है, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अगर यह पूछा जाएगा कि पहली बार दक्षिण भारत में का अभियान किस किस काल में हुआ था, तो आप जलालुद्दीन खिलजी लिखेंगे, क्योंकि 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान किया था, उस समय दिल्ली की गद्दी पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो दक्षिण अभियान किसके काल में हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। और किसने पहली बार किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 में पहली बार दक्षिण अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया देवगिरी पर, जहां के राजा रामचंद्र देव थे और इन्होंने देवगिरी पर विजय प्राप्त की और अतुल्य संपदा को लूट लिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर द्वितीय ए सानी। सिकंदर द्वितीय ए सानी, ये इसने एक उपाधि धारण की थी, क्योंकि ये विश्व विजय करना चाहता था, इसीलिए इसने एक उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसने स्थायी सेना का गठन किया था। स्थायी सेना का गठन किया और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की, क्योंकि इसके पहले सैनिकों को उनके सेवा के बदले इक्ता प्रदान की जाती थी, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। तो इसने नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की। बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की और इसके माध्यम से इसने मूल्य नियंत्रण, यानी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण कर दिए थे। तो मैं कह सकता हूं कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने प्रारंभ की। इसी के साथ साथ इसने गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, जिसको राशनिंग प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। राशनिंग प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसने सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा शुरू की, यानी हुलिया प्रथा प्रारंभ की, तथा घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा भी प्रारंभ की। घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा भी इसने प्रारंभ की। इसने पहली बार भूमि की नाप करवाई और भूमि की एक इकाई थी, भूमि नापने की इकाई जो थी बिस्वा प्रारंभ की, जो आज भी चलती है, जिसको बिस्वा कहते हैं। इसने भूमि के लगान बिस्वा के आधार पर लिया। इसने पहली बार कर को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। इस कर के अलावा इसने 2 कर और लगाए थे। इसमें एक कर का नाम था घरी कर,
जो घरों पर लगाया जाता था, और एक कर का नाम था चरी कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। इसके अलावा ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अमीरों और उलेमा, अमीर और उलेमा इनके मिलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। मिलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने अमीरों और उलेमाओं के आपसी मिलन और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं। इसके अलावा इसने लगान वसूलने के लिए एक विशेष प्रकार के विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम है दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज ये एक विभाग था जिसकी इसने स्थापना की थी, जो लगान की वसूली करता था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत इसने 4 प्रकार के बाजार की व्यवस्था की थी, जिसमें पहला बाजार था मंडी, जिसको गल्ला मंडी कहते थे। दूसरा जिसको सरा ए अदल कहते थे, सरा ए अदल कहते थे। तीसरा पशु बाजार था, जहां पर पशु खरीदे और बेचे जाते थे। और चौथा अन्य वस्तुओं का बाजार था, अन्य वस्तुओं का बाजार था। और इसका जो अध्यक्ष था वो मलिक काफूर था। तो इस प्रकार उसके कुछ कार्य थे जो जनता के हित में थे, जिसमें जो सबसे अच्छा कार्य है हमारे हिसाब से वो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है। इसके प्रोफेसर हबीब ने कहा है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित हो गए थे और गरीब आदमी भी अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सकता था। तो अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर की समस्त विजयें स्वयं की हैं तथा दक्षिण की जितनी भी विजय हैं इसने इसके सेनापति मलिक काफूर ने की है। तो अब हम लोग उत्तर की विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत की समस्त विजयें स्वयं की। तो आइए देखते हैं इसकी पहली विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298-99 में पहला आक्रमण गुजरात पे किया। गुजरात जिसकी राजधानी अनिलवाड़ थी, और इस समय यहां का जो राजा था उसका नाम था कर्ण बघेल। इस समय गुजरात में कर्ण बघेल नाम का एक राजा राज्य करता था। अलाउद्दीन और कर्ण बघेल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कर्ण बघेल पराजित हुआ, और पराजित होने के बाद यह देवगिरी चला गया। वही देवगिरी जहां 1296 में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान किया था, यानी आक्रमण किया था और अतुल संपदा को लूटा था। कर्ण बघेल भागकर वहां चला गया। कर्ण बघेल की एक पत्नी थी जिसका नाम था कमला देवी। कमला देवी को पकड़ लिया गया और सुल्तान की सेवा में पेश किया गया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से शादी कर ली, और कहा जाता है कि कमला देवी अलाउद्दीन की प्रिय पत्नियों में से एक थी। कर्ण बघेल की एक पुत्री थी जिस पुत्री का नाम था देवल देवी, और ये पुत्री अपने पिता कर्ण बघेल के साथ देवगिरी चली गई। इस प्रकार अलाउद्दीन के जो सैनिक थे उन्होंने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को लूटा, और इस अभियान में इनके साथ इनके 2 सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था उलुग खां और एक सेनापति का नाम था नुसरत खां। इन दोनों सेनापतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अलाउद्दीन के समय पर 5-6 बार मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन के समय पर सर्वाधिक बार मंगोल आक्रमण हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस सुल्तान के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो अलाउद्दीन के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ये मंगोल आक्रमण इनका एक प्रसिद्ध सेनापति था जाफर खान।
इन सभी मंगोलों आक्रमण को विफल करने का जो श्रेय है वो जाफर खां को जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जाफर, जब मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो जाफर खां ने उनका सामना किया और जाफर खां ने उनको युद्ध में जाफर खां विजयी हुआ और मंगोल जाफर खां से इतना डर गए थे कि उसी रात वो 30 कोस पीछे चले गए। इससे जाफर खां की बहुत लोकप्रियता बढ़ गई, लेकिन एक मंगोल आक्रमण के दौरान जाफर खां की मृत्यु हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ चुने हुए सेनापतियों में किन किन लोगों का नाम आता है तो उसमें जाफर खां, उलुग खां और नुसरत खां का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1298-99 में गुजरात का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण को अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खां और नुसरत खां ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युद्ध को जीतने के बाद गुजरात में ही वहां की मंडी में दासों का क्रय विक्रय हो रहा था। उसी दौरान नुसरत खां को एक हिजड़ा मलिक काफूर दिखाई दिया जो कि बहुत ही खूबसूरत और हट्टा कट्टा नौजवान था। नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदा इसी गुजरात अभियान के दौरान और ला करके अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि मलिक काफूर बहुत ही सुंदर था, जिसकी सुंदरता पर अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया था और उसने मलिक काफूर को अपने पास रख लिया। आगे चलकर यही मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सभी संपूर्ण दक्षिण अभियानों को सफल करेगा तथा बाजार का अधीक्षक बनेगा। नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय करने के बाद दूसरा अभियान किया 1299 में जैसलमेर। इन्होंने जैसलमेर को जीता और जैसलमेर में उस समय यहाँ के राजा थे दादू, जिनको दादू दादू कहा जाता था। इन्होंने, हालांकि दादू बहुत ही योग्य थे, लेकिन इनको हरा दिया और जैसलमेर को विजित किया। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर इस समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला था, अभेद्य किला माना जाता था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। उस समय रणथंभौर के राजा थे जिनका नाम था हमीर देव। अलाउद्दीन ने इन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने नवीन मुसलमान वही मुसलमान जिनको इनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलपुरी नामक स्थान में बसाया था, इसने आरोप लगाया हमीर देव पर कि तुमने नवीन मुसलमान जो पहले मंगोल हुआ करते थे उनको शरण दी है। इसलिए इसने हमीर देव पर आक्रमण कर दिया रणथंभौर पर और 1 साल का घेरा डालने के बाद इसने रणथंभौर को जीत लिया। हुआ ये कि ये चूंकि बहुत ही अभेद्य किला था और अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को नहीं जीत पा रहा था, तो इसने एक चाल चली और इसने हमीर देव के जो सेनापति थे रणमल को अपनी ओर मिला लिया और रणमल के मिलते ही इसने रणथंभौर को जीत लिया। लेकिन कहते हैं कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल की भी हत्या करा दी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ जो मेवाड़ की राजधानी थी, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ के राजा जो थे वो रतन देव थे और इनकी रानी थी जिनका नाम था पद्मावती। पद्मावती के बारे में कहा जाता है कि उस समय भारत की एक अद्वितीय सुंदरी मानी जाती थी, बहुत ही सुंदर थी। कुछ इतिहासकारों ने तो ऐसा भी लिखा है कि जो पद्मावती किसी शीशे के सम्मुख आती थी तो उसकी सुंदरता से शीशा भी चटक जाता था और जब पद्मावती पानी पीती थी तो उसके गले की जो नस है उससे पानी जाता हुआ दिखाई देता था। कुछ ऐसा ही वर्णन अलाउद्दीन खिलजी ने सुन रखा था, इसलिए वो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया।
उसने राणा रतन सिंह को एक संदेश लिखा कि मैं पद्मावती को प्राप्त करना चाहता हूं, आप पद्मावती को हमारी सेवा में प्रस्तुत कर दीजिए और हम किसी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे। राणा रतन सिंह ने जब अलाउद्दीन खिलजी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और करीब 1 वर्ष तक चित्तौड़ का घेरा डाले रखा। जब अलाउद्दीन को यह विश्वास हो गया कि वो चित्तौड़ को नहीं जीत सकता है तो उसने राणा रतन सिंह से एक प्रस्ताव रखा कि वो केवल पद्मावती को एक झलक देखना चाहता है और वो झलक देखने के बहाने झलक देखेगा और उसके बाद वो दिल्ली वापस चला जाएगा। राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन को की इस शर्त को मान लिया और उन्हें महल में बुलाया और वापस आते समय जब राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को विदा करने आ रहे थे उसी समय धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को कैद कर लिया और वो दिल्ली ले आया। इसके बाद इसके जो सेनापति थे गोरा और बादल, उन्होंने किसी भी तरीके से राणा रतन सिंह को छुड़ाया और उसके बाद इनका युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा रतन सिंह की मृत्यु हुई और पद्मावती ने जौहर व्रत धारण किया, जिसकी कहानी 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी है जो कि बहुत ही फेमस है, पद्मावत। उसमें उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया है कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसके बाद 2 विजय हम और हैं जिन पर बात करेंगे। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अटैक किया और मालवा पर अटैक करने के बाद मालवा को जीत लिया और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया। सिवाना के उस समय एक राजा थे जिनका नाम था शीतल देव। इन्होंने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया लेकिन युद्ध में लड़ते समय इनको वीर गति प्राप्त हुई। इसके बाद 1308 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया और उस समय जो जालौर के राजा थे जिनका नाम था कान्हड़ देव, इन्होंने बड़ी वीरता के साथ अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया लेकिन इस युद्ध में कान्हड़ देव को वीर गति प्राप्त हुई और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत की समस्त विजयों को पूर्ण किया। इसके बाद इसने जो अपना दूसरा नंबर था वो दक्षिण भारत की ओर रखा और इसने दक्षिण भारत का अभियान करने के लिए अपने प्रमुख सेनापति मलिक काफूर को तैयार किया। अलाउद्दीन की दक्षिण विजयों का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। वही मलिक काफूर जिसको नुसरत खान ने गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, जिसको 1000 दिनारी कहा जाता था। तो आइए हम लोग अलाउद्दीन की दक्षिण विजयों के बारे में जानकारी ग्रहण करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1296 में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और जब आक्रमण किया तो उस समय यहाँ के जो राजा थे, जिन राजा का नाम था राजा रामचंद्र देव, ये यादव वंशी राजा थे और इन्होंने इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता जब इन्होंने स्वीकार कर ली तो इसमें 2 शर्तें हुई थी। एक, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को पर्याप्त मात्रा में धन दिया। दूसरा, एक शर्त यह स्वीकार की थी कि देवगिरी में एक क्षेत्र पड़ता है एलिचपुर, ये एलिचपुर क्षेत्र पड़ता है और इस संधि पत्र में यह कहा गया था कि एलिचपुर से जो वार्षिक आय होगी, जितनी भी 1 वर्ष की आय होगी, वो वार्षिक आय अलाउद्दीन खिलजी को राजा रामचंद्र जी के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन 1305 तक आते आते 1305 तक आते आते राजा रामचंद्र देव ने ये वार्षिक आय अलाउद्दीन खिलजी को नहीं भेजी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी रुष्ट हो गया और उसने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस प्रकार मलिक काफूर ने 1307 में अपना दक्षिण भारत का पहला अभियान देवगिरी पर किया। मलिक काफूर ने देवगिरी पर अटैक किया। अटैक करने के बाद
इन्होंने राजा रामचंद्र से युद्ध हुआ और राजा रामचंद्र ने मलिक काफूर का सामना किया। अंत में राजा रामचंद्र ने मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया समर्पण कर दिया। मलिक काफूर ने राजा रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन के सामने इनको पेश किया गया और अलाउद्दीन ने जब राजा राम नारायण को इनके सामने पेश किया गया तो अलाउद्दीन ने राजा रामचंद्र को इनको क्षमा कर दिया और इनको राय रायन की उपाधि दी। राय रायन की उपाधि दी। राय रायन का अर्थ क्या होता है? राय रायन का अर्थ होता है सरदारों का सरदार। इनको राय रायन की उपाधि दी। इनको 1 लाख जीतल इनको इनाम में दिया और इनसे कहा कि अब आप देवगिरी जाइए, आराम से वहां प्रशासन कीजिए और गड़बड़ मत कीजिए, समय से अपनी वार्षिक आय हमको देते रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और दक्षिण के जितने भी अभियान होंगे उसमें हमारा साथ दीजिए। इस प्रकार राजा रामचंद्र ने अलाउद्दीन से मित्रता कर ली, संधि कर ली। इसके बदले में अलाउद्दीन ने राजा रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी, 1 लाख जीतल दिया और सम्मान सहित इनको विदा किया। इसी युद्ध के दौरान मलिक काफूर ने वही कर्ण बघेल जो गुजरात का शासक था और 1298-99 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो कर्ण बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर यही देवगिरी आ गया था। मलिक काफूर ने कर्ण बघेल से युद्ध किया और कर्ण बघेल को हराया तथा इसकी पुत्री देवल देवी का अपहरण कर लिया। क्योंकि जब मलिक काफूर देवगिरी अभियान पर जा रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा था कि वहां से तुमको देवल देवी को भी साथ में लेकर आना है, क्योंकि देवल देवी की जो मां थी कमला देवी वो उस समय अलाउद्दीन के हरम में थी और कमला देवी अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी और उसने अलाउद्दीन खिलजी से देवल देवी से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर से कहा था कि इस अभियान के दौरान आपको देवल देवी को लेकर आना है। मलिक काफूर देवल देवी कर्ण बघेल को हराता है, देवल देवी को लेता है, दिल्ली पहुंचता है और देवल देवी अपनी मां कमला देवी से मिलती है। इसके बाद अलाउद्दीन देवल देवी का विवाह अपने पुत्र खिज्र खां से कर देता है। इसका पुत्र होता है जिसका नाम है खिज्र खां, वो खिज्र खां से इसका विवाह कर देता है और विवाह करने के बाद इसे वही चित्तौड़ जो 1303 में अलाउद्दीन ने जीता था वो चित्तौड़ खिज्र खां को दे देता है। कहता है जाओ और वहां पर शासन करो और उस चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिजराबाद रख देता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख देता है, यानी खिज्र खां के नाम पर इसका नाम खिजरा खां रख देता है। इसके बाद 1309 में मलिक काफूर अपना दूसरा अभियान वारंगल पे करता है। इस समय यहाँ पर काकतीय वंश का शासन चल रहा है। काकतीय वंश का शासन चल रहा है और यहाँ के एक राजा हैं राजा रुद्र प्रताप देव। राजा रुद्र प्रताप देव यहाँ के राजा हैं। पहले तो राजा रुद्र प्रताप देव मलिक काफूर से युद्ध करते हैं, लेकिन जब इनको लगता है कि हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो एक अपनी सोने की मूर्ति बनवाते हैं, उसमें सोने की जंजीर डलवाते हैं और डलवा करके वो सोने की मूर्ति मलिक काफूर के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हे मलिक काफूर, मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। इस प्रकार राजा रुद्र प्रताप देव मलिक काफूर से की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उस समय इनके पास गोलकुंडा की खान से निकला हुआ कोहिनूर हीरा होता है और ये कोहिनूर हीरा राजा रुद्र प्रताप देव मलिक काफूर को बतौर संधि के द्वारा
भेंट में प्रस्तुत करते हैं और वो वही कोहिनूर हीरा लाकर मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को देता है। समय गुजरता है, वो कोहिनूर हीरा दिल्ली में रहता है। मुगल काल आता है, मुगल काल में बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां का समय आता है और शाहजहां का जब समय आता है तो वही वो कोहिनूर हीरा अपने तख्ते ताउस में चढ़वाता है, यानी मयूर सिंहासन बनवाता है जिसमें शाहजहां कोहिनूर हीरा चढ़वाता है। समय गुजरता है, 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है और वही तख्ते ताउस जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है उसको लूट करके ईरान चला जाता है। समय बदलता है, वहां पर शाह शुजा का शासन होता है और शाह शुजा के शासन में अंग्रेज आक्रमण करते हैं और उनका साथ राजा रंजीत सिंह देते हैं। शाह शुजा खुश होकर के वो कोहिनूर हीरा राजा रंजीत सिंह को देता है। राजा रंजीत सिंह के बाद समय गुजरता है, राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी जगह पर उनका पुत्र दिलीप सिंह गद्दी पर बैठता है जो कि अल्प वयस्क है। उसके समय में अंग्रेज दिलीप सिंह पर आक्रमण करते हैं और वो कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह से लूटकर इंग्लैंड ले जाते हैं और वो कोहिनूर हीरा आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में, आज भी वहां के संग्रहालय में बतौर सुरक्षित है, जो भारत की एक संपदा है। इसके बाद 1310 में मलिक काफूर अपना अगला अभियान होयसल पर करता है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है। इस समय यहाँ पर एक बहुत ही महान राजा जिसका नाम बल्लाल तृतीय है, बल्लाल तृतीय यहाँ पर शासन कर रहा होता है। बल्लाल तृतीय का मलिक काफूर से युद्ध होता है। इस युद्ध में बल्लाल तृतीय मलिक काफूर से हार जाता है और वो मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक उसी समय 1311 में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है पांड्य। इसको मदुरै भी कहते हैं। यहाँ पर दो भाई होते हैं, एक भाई का नाम होता है वीर पांड्य और एक भाई का नाम होता है सुंदर पांड्य। इन दोनों भाइयों में सत्ता को लेकर आपस में संघर्ष चल रहा होता है। वीर पांड्य कहता है मैं राजा बनूंगा, सुंदर पांड्य कहता है मैं राजा बनूंगा। इसी क्रम में सुंदर पांड्य मलिक काफूर से मिलता है। मलिक काफूर सुंदर पांड्य की सहायता देने के लिए पांड्य देश पर यानी मदुरै पर आक्रमण कर देता है। यह देखकर वीर पांड्य जंगल में भाग जाता है और मलिक काफूर वीर पांड्य को कभी भी पकड़ नहीं पाता है और वीर पांड्य पूरे जीवन छापामार प्रणाली के द्वारा मलिक काफूर को परेशान करता रहता है। इसी अभियान के दौरान मलिक काफूर वहां के मंदिरों को ध्वस्त करता है और इसी अभियान के दौरान मलिक काफूर रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर में लूटपाट करता है। रामेश्वर मंदिर में लूटपाट करता है और कहते हैं कि जितनी अतुल संपदा उसे दक्षिण भारत में अन्य राज्यों में, यहाँ तक कि देवगिरी से नहीं प्राप्त हुई, उतनी अतुल संपदा उसको अकेले जो है पांड्य यानी मदुरै देश से प्राप्त हुई। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस अभियान के दौरान उसे 312 हाथी और 7000 घोड़े और 2145 पाउंड सोना उसको प्राप्त हुआ था। तो इतनी अतुल्य संपदा वो लेकर के दिल्ली आता है और अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान करता है। यह देखकर अलाउद्दीन खिलजी खुश हो जाता है। लेकिन दक्षिण भारत के विषय में अलाउद्दीन खिलजी वही नीति अपनाता है जो नीति समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के विषय में अपनाता है। समुद्रगुप्त उत्तर भारत की समस्त विजयों को कर उसको अपने राज्य में मिलाता है और दक्षिण भारत की विजयों से वो केवल धन को प्राप्त कर वहां के लोगों से केवल अधीनता स्वीकार करता है। उसी नीति का पालन करते हुए अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत की समस्त विजयों को जीतकर उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। लेकिन दक्षिण भारत के साथ वो समुद्रगुप्त की नीति का पालन करता है, केवल वहां से धन को प्राप्त करता है और वहां के राजाओं से संधि करके उनको राज्य वापस कर देता है, बतौर उनको अधीनता के द्वारा राज्य चलाने के लिए विवश करता है। तो इस प्रकार 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है जलोधर रोग से।
1316 में अलाउद्दीन खिलजी को जलोधर रोग हो जाता है और इस रोग से यह बहुत पीड़ित हो जाता है। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि वो मलिक काफूर से स्वयं कहता है कि मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दो, तो मलिक काफूर खंजर निकालकर अलाउद्दीन खिलजी को इस रोग से मुक्ति दिला देता है। कुछ भी हो, लेकिन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक, उसका सेनापति मलिक काफूर, उसके पुत्र शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर 1316 में बैठाता है। लेकिन कुछ समय बाद मलिक काफूर की इच्छा स्वयं सुल्तान बनने की होती है, इसलिए वह शहाबुद्दीन उमर को अंधा करवा देता है, वह इसकी हत्या कर देता है और इसके बाद स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर मलिक काफूर बैठता है और बैठने के 37 दिन तक यह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, शासन करता है। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी का एक दूसरा पुत्र, जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, यह अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ मलिक काफूर की हत्या करवा देता है 1316 में और गद्दी पर बैठता है। मलिक काफूर की हत्या हो जाती है और मुबारक शाह खिलजी 1316 में राजा बनता है। राजा बनने के साथ ही इसने अलाउद्दीन द्वारा अपनाई गई नीतियों का परित्याग किया और अपने हिसाब से इसने शासन करना प्रारंभ किया। इसने स्वयं को खलीफा कहा, स्वयं को खलीफा कहा। इसने कहा कोई खलीफा नहीं होता, मैं खुद खलीफा हूं। इसके बारे में कहा जाता है कि यह बसनी टाइप का व्यक्ति था, जैसे कुतुबुद्दीन का पुत्र आराम शाह, ठीक उसी तरीके से मुबारक शाह ये मदिरा पीता था, नृत्य संगीत आदि में इसका मन लगता था। धीरे धीरे जीवन जो था इसका विलासी होता चला गया। इसके बारे में भी कुछ कहा जाता है कि इसे स्त्रियों की संगत बहुत पसंद थी और कभी कभी ये पागलों जैसी हरकतें भी करता था। मुबारक शाह खिलजी व्यसन में निरंतर चला गया। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था खुसरो शाह। खुसरो शाह जो कि एक हिंदू था, बाद में ये इसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और मुस्लिम बन गया था। इसने मुबारक शाह खिलजी को धीरे धीरे और व्यसन की ओर ले जाने का कार्य किया, उसे निरंतर व्यसनों में लिप्त रखने का कार्य किया और अंत में मौका देख करके इसने 1320 में मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। जब ये सुल्तान बना तो दिल्ली के जो तुर्क थे वो इससे नाराज हो गए, जो अमीर थे, जो दिल्ली के उलेमा थे, वो इससे नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि यह पहले हिंदू था, बाद में यह इसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। दूसरे, ये भारतीय मुसलमान था, इसलिए जो तुर्क थे वो इससे नाराज हो गए और इसके खिलाफ विद्रोह करने लगे। और इन तुर्कों ने इसके खिलाफ एक नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ऐसा नारा इसके समय में लगा। कभी कभी पूछा जाता है कि इस्लाम खतरे में है, यह नारा किसके समय में लगा? तो खुसरो शाह के बारे में लगा। और इसके विरुद्ध इस विद्रोह में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गाजी मलिक। और इसका गाजी मलिक जो कि उस समय दीपालपुर का सूबेदार था, ये दीपालपुर एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ का सूबेदार था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसे सीमा रक्षक नियुक्त किया गया था। इसने खुसरो शाह का विरोध किया और इस विरोध में इसका एक पुत्र था जिसका नाम था जूना खां, कहीं कहीं उसका नाम जौना खां भी है। उसने अपने पिता गाजी मलिक का साथ दिया और इसने एक सेना संयुक्त कर खुसरो शाह पर अटैक कर दिया और 1320 में खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और यही गाजी मलिक आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की स्थापना की। तो आज हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन किया। अब तुगलक वंश के बारे में हम लोग कल नए वीडियो में जानकारी ग्रहण करते रहेंगे। और जिन जिन छात्रों तक हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है उनसे हमारा निवेदन है कि वो इसे पढ़ें और नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि आगामी मंथ में ही आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।